हर 5 साल में जमीन अपनी आवाज चुनती है। तो जब एक चुनावी नतीजा आता है, वो सिर्फ हार जीत का ऐलान नहीं होता। वो दरअसल उस मिट्टी की उम्मीदों का, उसकी आशंकाओं का, एक तरह से कहें तो हिसाब होता है। इसलिए आज हम यहाँ किसी को सही या गलत ठहराने के लिए नहीं बैठे हैं। हमारा मकसद तो सिर्फ एक है, उस सिस्टम को समझना, उन आंकड़ों के पीछे की कहानी को पढ़ना, जिन्होंने मिलकर बांदीकुई के इस जनादेश को शक्ल दी। तो चलिए देखते हैं कि हमारा ये सफर कैसा रहेगा। सबसे पहले हम जमीन की हकीकत को समझेंगे, फिर फैसले का बारीकी से विश्लेषण करेंगे। इसके बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल, वो तीसरी ताकत कहाँ गई जो अचानक गायब हो गई, और उस सिस्टम को भी देखेंगे जो दबाव में था। फिर हम बात करेंगे कि चीजें बेहतर कैसे हो सकती हैं, यानी शासन सुधार की एक योजना पर। और आखिर में हम समझेंगे कि ये पूरा जनादेश विश्वास के बारे में हमें क्या सिखाता है। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, जमीन से आया फैसला, बांदीकुई की जमीनी हकीकत। देखिए, किसी भी कहानी को समझने के लिए उसकी जमीन को समझना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए बांदीकुई के सियासी भूगोल से ही अपनी बात शुरू करते हैं। तो ये है बांदीकुई, राजस्थान के दौसा जिले में। अब देखिए, राजस्थान की सियासत में ये सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं है। ये एक ऐसा इलाका है जहां के समीकरण अक्सर राज्य की सत्ता का दरवाजा खोलने या बंद करने की ताकत रखते हैं। कह सकते हैं कि यहाँ की हवा में ही राजनीति है। अब आते हैं आंकड़ों पर। हमारे विश्लेषण की नींव का पहला पत्थर, ये संख्या है 2,22,388, 2023 के कुल मतदाता। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना? ये 2 लाख से ज्यादा उम्मीदें हैं, सपने हैं, फैसले हैं, जो सब मिलकर अपनी एक सामूहिक इच्छा को जाहिर करते हैं। और यहीं से कहानी दिलचस्प होनी शुरू होती है। मतदान प्रतिशत देखिए, 80.7%। ये 2018 के 78.3% से ज्यादा है। अब एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जब भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो ये अक्सर किसी बड़े बदलाव का संकेत होता है। इसका सीधा मतलब है कि लोग घरों से बाहर निकले, उन्हें लगा कि अपनी आवाज सुनाना जरूरी है। और ये हमारे विश्लेषण का एक बहुत अहम सुराग है। और आखिर में फैसला इस एक नंबर पर आके टिक गया, 12,380 वोट। ये थी जीत की मार्जिन। देखिए, डेमोक्रेसी में हार जीत का फासला कभी कभी बहुत छोटा होता है, पर यहां ये अंतर निर्णायक था। इसी एक आंकड़े ने तय कर दिया कि अगले 5 साल बांदीकुई की नुमाइंदगी किसके हाथ में होगी। तो अब दूसरा हिस्सा, फैसले का विश्लेषण, आंकड़ों की कहानी। अब हम जमीन से उठकर सीधे आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं। और ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये वो निशानियां हैं जो हमें बताएंगी कि चुनावी ऊंट आखिर किस करवट बैठा, और सबसे जरूरी क्यों बैठा। जरा इस चार्ट को ध्यान से देखिए। ये एक ही तस्वीर में 2023 के चुनाव की पूरी कहानी कह देता है। आईएनसी का वोट शेयर देखिए, 35.4% से बढ़कर 44.4% हुआ, जो कि एक अच्छी बढ़त है, कोई शक नहीं। लेकिन बीजेपी का वोट शेयर 32.4% से सीधी छलांग लगाकर 91.3% पर पहुंच गया। यानी वोट तो दोनों पार्टियों के बढ़े, लेकिन एक की बढ़त ने जीत की रेखा पार कर ली। तो सबसे बड़ा सवाल क्या है? यही कि ये जो अतिरिक्त वोट है, ये आया कहां से। बांदीकुई का इतिहास अगर देखें तो यहां की राजनीति कभी भी एक सीधी लकीर में नहीं चली। ये हमेशा से एक मल्टी कॉर्नर्ड यानी बहुकोणीय मुकाबले का मैदान रहा है। मतलब यहां तीसरी और चौथी ताकतें हमेशा से खेल बनाती और बिगाड़ती आई हैं। 2018 तक भी यहां की लड़ाई 3 तरफा ही थी। लेकिन 2023 में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरे समीकरण को ही पलट कर रख दिया। पर इससे पहले कि हम इस वोट के बहाव को और गहराई से समझें, एक पल रुकना जरूरी है। ये याद रखना जरूरी है कि चुनाव सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। हमारे लोकतंत्र की नींव हर एक व्यक्ति की गरिमा, उसके सम्मान और सार्वजनिक संवाद के साथ आने वाली जिम्मेदारी पर टिकी है। चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे बड़े रहस्य पर। तीसरा हिस्सा, गायब होती तीसरी शक्ति। सवाल सीधा है, 28% वोट कहां गया? सोचिए, 2018 में एक तीसरी पार्टी के पास 28% वोट थे, और 2023 आते आते वो पूरा का पूरा वोट बैंक जैसे हवा में घुल गया। तो वो 28% वोटर आखिर गए कहां? इसी सवाल में बांदीकुई के जनादेश का राज छिपा है। ये तस्वीर है 2018 की। चुनावी मैदान साफ तौर पर 3 बड़े हिस्सों में बटा हुआ था, आईएनसी, बीजेपी और बीएसपी, जिसके पास 28.2% का एक बहुत ही मजबूत वोट बेस था। इतना बड़ा वोट शेयर जो किसी भी चुनाव का नतीजा तय करने के लिए काफी था। ये वो ताकत थी जो दोनों बड़ी पार्टियों के लिए एक बड़ी चुनौती थी। और अब
ये है 2023 की हकीकत। वो जो 28% का हिस्सा था वो लगभग पूरी तरह से गायब हो गया। चुनावी लड़ाई तीन तरफा से सीधी दो तरफा हो गई और जैसा कि आंकड़े साफ साफ इशारा कर रहे हैं, उस गायब हुए वोट का एक बहुत बड़ा हिस्सा बीजेपी के खाते में चला गया और इसी ने उन्हें जीत के पार पहुंचा दिया। बस इसी एक बदलाव ने पूरे खेल को पलट कर रख दिया। पॉलिटिकल साइंस की भाषा में इसे वोट ट्रांसफर कहते हैं। होता क्या है कि जब कोई मजबूत तीसरी पार्टी का ढांचा बिखरता है तो इसके जो सपोर्टर्स होते हैं वो एक नई राजनीतिक पनाह ढूंढते हैं। बांदीकुई में 2023 में ठीक यही हुआ। ये एक राजनीतिक भूकंप जैसा था जिसकी जमीन 2018 के बाद से ही धीरे धीरे तैयार हो रही थी। ठीक है, तो अब तक हमने बाहर की तस्वीर देखी कि वोट कैसे आए और गए, लेकिन लड़ाई सिर्फ बाहर नहीं होती, लड़ाई अंदर भी लड़ी जाती है। तो अब हम आते हैं चौथे हिस्से पर, दबाव में एक व्यवस्था। यहां हम हारने वाले पक्ष की जो इंटरनल मशीनरी थी उसकी पड़ताल करेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो इस बड़े बदलाव को संभालने में नाकाम क्यों रही। किसी भी उम्मीदवार का आकलन एक तरह से दो पलड़ों पर तोला जाता है। एक तरफ थी ताकतें, अनुभव था, अपने समुदाय में गहरी जड़ें थीं, साफ रिकॉर्ड था। लेकिन दूसरे पलड़े पर थीं कमजोरियां, अपने कोर बेस से बाहर अपील की कमी, एक कमजोर संगठनात्मक कैडर और जमीन पर एक ढीली ढाली मशीनरी। और अंत में यही दूसरा पलड़ा ज्यादा भारी पड़ गया। किसी भी चुनाव को जीतने के लिए हम 4 स्तंभों की मजबूती को परखते हैं। इससे हम चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं। पहला स्तंभ है चुनावी क्षमता। देखिए, जब मुकाबला 3 कोनों का था तब रणनीति काम कर रही थी, लेकिन जैसे ही लड़ाई सीधी आमने सामने की हुई, चुनावी क्षमता इस नए समीकरण के लिए तैयार नहीं थी। रेटिंग मध्यम। दूसरा और शायद सबसे निर्णायक स्तंभ संगठनात्मक ताकत। एक बात साफ है, चुनाव सिर्फ रैलियों से नहीं, बूथ मैनेजमेंट से जीते जाते हैं। जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की कमी, वोटरों को बूथ तक लाने की कमजोर व्यवस्था और लोकल लेवल पर गठबंधन बनाने में नाकामी, ये वो बड़ी दरारें थीं जो हार की वजह बनी। रेटिंग निम्न। तीसरा स्तंभ है नैरेटिव की शक्ति, यानी आपकी कहानी क्या है। अभियान के पास अपनी कोई मजबूत आक्रामक कहानी नहीं थी। वो ज्यादातर रिएक्टिव मोड में था, बस प्रतिक्रिया दे रहा था। और जब आप अपनी कहानी नहीं कहते तो लोग आपके विरोधी की कहानी पर यकीन करने लगते हैं। एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव की कमी साफ दिखी। रेटिंग मध्यम। और चौथा स्तंभ संसाधन जुटाना। देखिए, आज के दौर में चुनाव लड़ने के लिए पैसा और डिजिटल पावर दोनों की जरूरत होती है, और इस मामले में अभियान अपने विरोधी के मुकाबले काफी पीछे था, जिसका सीधा असर प्रचार की पहुंच और उसकी इंटेंसिटी पर पड़ा। रेटिंग निम्न। तो ठीक है, अब तक हमने बीमारी की पहचान कर ली, लेकिन सिर्फ विश्लेषण काफी नहीं होता है ना। तो अब हम 5वें हिस्से पर आते हैं, शासन सुधार की योजना। ये सिर्फ अगला चुनाव जीतने का प्लान नहीं है, बल्कि संगठन को फिर से खड़ा करने और जनता से विश्वास का रिश्ता दोबारा बनाने का एक खाका है। ये एक 90 दिन की वापसी की रणनीति है, जिसके 3 चरण हैं। बहुत सीधा सा है। पहला चरण D90 से D61 तक। ये है सुनने का, ऑडिट करने का और जमीनी कमेटियां बनाने का समय। दूसरा चरण D60 से D31 तक। अब अपनी पहुंच बढ़ानी है और एक डिजिटल अभियान छेड़ना है। और तीसरा चरण आखिरी 30 दिन, सिर्फ एक फोकस, गहन मतदाता जुटाव, यानी हर वोटर को पोलिंग बूथ तक पहुंचाना। अब ये कुछ कदम हैं जो नेतृत्व और हाई कमांड को उठाने होंगे। सबसे पहले उम्मीदवार को एक विकास चैंपियन के तौर पर रीब्रांड करना जरूरी है। दूसरा, एक युवा डिजिटल प्रेमी कैंपेन मैनेजर की भर्ती करनी होगी। तीसरा, अलग अलग समुदायों में अपील के लिए स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारना होगा। और चौथा और सबसे जरूरी, हर फैसला पेशेवर डेटा विश्लेषण के आधार पर लेना होगा, अंदाजे पर नहीं। और फिर आता है डिजिटल ग्राउंड ऑपरेशन। आज की लड़ाई जमीन के साथ साथ लोगों के फोन पर लड़ी जा रही है। तो करना क्या होगा? हर पंचायत के लिए हाइपर लोकल व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं। उम्मीदवार की एक मानवीय छवि पेश करने के लिए इंस्टा और टिकटॉक रील्स बनाएं। गलत सूचना से लड़ने के लिए एक फैक्ट चेक बॉट तैनात करें और डेटा का इस्तेमाल करके स्विंग वोटरों को टारगेट करें। इसके बिना आज का मैदान अधूरा है। लेकिन इस डिजिटल ताकत के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। देखिए, डिजिटल युग में हर वोटर की जानकारी एक अमानत है, एक जिम्मेदारी है।
भारत के कानूनी ढांचे के तहत उनकी प्राइवेसी और उनकी सहमति का सम्मान करना यह सिर्फ एक कानूनी कर्तव्य नहीं है, बल्कि ये उस वोटर के प्रति सम्मान का प्रतीक है जिसका विश्वास आप जीतना चाहते हैं। तो अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर हैं, छठा और अंतिम हिस्सा, विश्वास का जनादेश, आगे का रास्ता। देखिए, ये कहानी सिर्फ बांदी कुई की हार जीत की नहीं है। ये इस बात की कहानी है कि लोकतंत्र में आखिर सबसे कीमती चीज क्या होती है और उसे कमाया कैसे जाता है। इस एक बात को गहराई से समझने की जरूरत है। एक चुनाव सिर्फ पिछले 5 सालों का फैसला नहीं होता, बल्कि वो आने वाले 5 सालों के लिए उम्मीद का एक निवेश होता है, और उस उम्मीद को विश्वास के साथ चुकाया जाना चाहिए। और आखिर में ये एक सवाल हम सब के लिए है, हम एक ऐसे शासन का निर्माण कैसे करें जो सच में सुनता हो, एक ऐसी व्यवस्था जो सिर्फ चुनाव के वक्त नहीं बल्कि हर दिन सुने, जो लोगों की आवाज को अपनी ताकत समझे, अपनी मजबूरी नहीं। यही असली चुनौती है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो ब्लूप्रिंट स्ट्रैटेजीज GR@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 0800.4204 1602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।